हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी कहानी फर्स्ट से आज तक का सफ़र सुना और काफ़ी पसंद किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग अपना प्यार मेरी कहानियों पर यूँ ही बनाए रखिएगा। और नवरात्र चल रहे हैं, आने वाले हैं, आप लोगों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों पर हमेशा कृपा बनाए रखें और आप लोगों पर अपना आशीर्वाद हमेशा रखें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी कहानी फर्स्ट से आज तक का सफ़र, राशि जिसके लिए काफ़ी कठिन होता है, वो अपने पापा के साथ, आप लोगों ने सुना कि वो अपने पापा के साथ पेपर देने जाती है, जहाँ पर पिता और पुत्री में काफ़ी बातें होती है। उसके पापा समझाते हैं कि बेटा, शादी तो हमें करनी ही है, हमें लड़का ढूंढना ही है और हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें आगे पढ़ा सकूं, और मैं कोई कहीं ना कहीं तो हमें तुम्हारी शादी करनी है और फिर तुम पढ़ लिख कर अगर कुछ बन भी गई उसके बाद भी हमें तुम्हारी शादी तो करनी ही है। तो वो कहती है, पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को हर सुख सुविधा देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ऐसा करूँ जिसकी वजह से आप लोग को सारी सुख सुविधाएँ मिलें। उसके पापा कहते, बेटा अपनी पढ़ाई जारी रखो और हम इसी बीच अगर हमें कोई लड़का मिलता है तो हम देखते हैं। तो वो कहती है ठीक है। वो पेपर देने जाती है जो है आईएएस का, और उसका पेपर बहुत अच्छा नहीं होता है। और वो जब बाहर निकल के आती है थोड़ा मायूस रहती है, कहती है पापा पेपर बहुत, उसके पापा पूछते क्या हुआ बेटा, तो कहती है पापा पेपर बहुत अच्छे तो नहीं हुए हैं, हाँ लेकिन थोड़ा बहुत सही हुआ है, मुझे लगता है कि अब की बार मेरा नाम नहीं आएगा। इस पर उसके पापा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, हर कोई पहली बार में ही नहीं कहीं पे निकाल लेता है, थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ठीक है, तुम अब की बार नहीं कर पाई, देखना कोशिश करना, दूसरी बार में कर लेना, तुम निराश मत हो। उसके पापा और वो दोनों जब पेपर देकर घर आती है वो, तो घर में उसके बाबा दादी काफ़ी डांट कसते हैं कि बेटी को तो कलेक्टरानी बनाने ले गए थे, क्या हुआ, तुम्हारी बेटी ने कैसे पेपर दिया, और तुम बाप बेटी का तो क्या है, बस घूमते रहो इधर उधर, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो उसकी मम्मी भी उस पर कुछ नहीं बोलती। तो उसकी दादी कहती हैं मियाँ बीबी दोनों एक ही जैसे हो, जो पैसे बेटी की शादी के लिए रखना चाहिए वो पैसे तुम जो है बेटी को घुमाने में लगा रहे हो, और कुछ होगा नहीं, बस ऐसे ही तुम बाप बेटी घूमते रहना और पैसे बर्बाद करते रहना। उसके पापा कुछ नहीं बोलते हैं, वो थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं और वो कोई जवाब नहीं देते क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा होता है कि उनकी बेटी कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करेगी जिसकी वजह से उसके ऊपर लगे सारे ताने, सारी बातें सब बेबुनियाद हो जाएंगी। इधर राशि की शादी की भी बातें चलती हैं, कई लड़के उसे देखने आते हैं, कोई किसी वजह से मना कर देता है तो कोई किसी वजह से मना कर देता है। एक उसके बाबा के कहने पर एक लड़का देखने आता है जिससे बातचीत होती है। तो बाबा वो इकलौता लड़का रहता है, उसके करीब 4-5 बीघे खेत होते हैं, पर वो अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा होता है। पापा उसके जॉब करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का थोड़ा सा रहता है कि वो लोग बड़े स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे हैं। तो वो देखने आता है, उससे उसकी मम्मी कहती है बेटा तैयार हो जाना, और आज लड़का देखने आएगा। तो दादी कहती हैं कि देखना अपनी पढ़ाई की धौंस मत दिखाने लगना कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं काम देता है और ये चूल्हा चौका ही काम देता है। तो वो लोग जितना भी पूछे तुम आराम से कोई आंसर देना और ये मत करना दिखाना कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। वो सोचती है एक लड़की की लाइफ कितनी कठिन होती है, उसे एक मूर्ति की तरह पहना ओढ़ा के बैठा दिया जाता है कि उसे पसंद किया जाए। क्या उसकी इच्छाएं, उसकी अंदर की बातें कि कोई मायने नहीं रखती हैं? क्या एक लड़की सिर्फ इसलिए जन्म लेती है कि वो शादी करके दूसरे के घर जाके चूल्हा चौका करेगी? उसे अपने मनपसंद लड़के को भी चुनने का कोई अधिकार नहीं। उसके मन में कई बातें चलती हैं और वो ये बातें किससे कहे, अपनी मम्मी से कहती हैं। उसकी मम्मी भी कुछ कह नहीं पाती हैं, कहती बेटा ये रीत है और हमें इसी रीत के हिसाब से चलना होता है।
तो इस पर वो सोचती है कि ये कैसी रीति है, और वो तैयार होती है बेमन से, और लड़के वाले आते हैं। लड़का आता है, वो उससे बातें करता है, घर वाले भी बातें करते हैं, क्या बनाना आता है, तुम संभाल लोगी घर, मेरे घर में काफ़ी स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है तुम्हारे घर की अपेक्षा, सारी बातें होती हैं। पर बात एक जगह आके रुकती है। उसके पापा से लोग बात करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि मतलब दहेज में मुझे इतना पैसा चाहिए, मेरे इतने बाराती आएंगे और इतना मुझे सामान चाहिए। तो इस पर उसके पापा के पास इतना पैसा नहीं होता है, तो वो लोग कहते हैं कि सब थोड़ा सा भैया कम कर दीजिए, इतना हम नहीं दे पाएंगे, हमारी हैसियत इतनी नहीं है। तो इस पर वो लोग कहते हैं कि फिर हम ये शादी नहीं कर पाएंगे, और आपकी लड़की, मुझे हज़ारों लड़कियां मिल रही हैं और एक से बड़े घर की लड़कियां मिल रही हैं, पैसे वाली लड़कियां मिल रही हैं, और मैं बहुत कहे सोचने पर आपके पास आया था, आपके बाबूजी ने बहुत कुछ कहा था, इस वजह से मैं आया था, वरना मैं वही फ़ोटो देख के ही मना कर देता। उसके पापा के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, वो कहते हैं भाई साहब मैं इतना नहीं कर पाऊँगा और मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो इस पर वो लोग उसकी शादी के लिए मना कर देते हैं। और यहाँ पर जब वो लोग चले जाते हैं तो उसके बाबा दादी सब बहुत गुस्सा करते हैं कि जो पैसा तुमने इनकी पढ़ाई में लगाया है, आज वही पैसा समेट के रखा होता, बटोर के रखा होता, तो आज तुम्हारी बेटी की शादी हो जाती, और क्या करेगी ये, कहाँ जॉब इसको मिला जा रहा है, इतनी मुश्किल है जॉब में, कहाँ इसको जॉब मिला जा रहा है, और शादी ये जॉब भी करेगी तो शादी करके सब अपने साथ ही ले जाएगी, कौन सा तुमको ये दे के जाएगी। तो इस पर उसके पापा कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा, पढ़ा रहा हूँ, और मैं जानता हूँ मेरी बेटी कुछ ना कुछ करेगी। तो इस पर उसकी दादी कहती हाँ तुम्हारी बेटी तो कलेक्टरानी बनेगी ना, और पैसे तुम फूंक रहे हो, फूंको पैसे। तो इस पर वो परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा वो भी राशि भी परेशान रहती है, घर में काफ़ी टेंशन का माहौल रहता है, बाप दादी सब लोग बहुत गुस्सा रहते हैं, बहुत टेंशन भरा माहौल घर में रहता है। वो उसे इन सब बातों से बहुत उलझन होती है कि जब होता है घर में सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए इतना सारा टेंशन हो रहा है, वो रोती अंदर, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, वो कहती भी किससे, उसके पापा, अगर अपने पापा से कहती तो पापा भी परेशान होते, मम्मी भी परेशान होती, क्योंकि उनके घर में नहीं चल रही थी। वो परेशान थी, उसने सबकी बातों को इग्नोर किया और जाकर वो अपने रूम में पढ़ाई करने लगी। इस पर भी उसकी दादी कहती हैं महारानी को तो किसी की बातें नहीं सुननी है, बस इनको इनकी किताब से ही प्यार है, ये नहीं कि घर में थोड़ा सा सबका हाथ बटाएं, जाके पढ़ाई करने लगी। यहाँ पर हम लोग पागल है जो बोल रहे हैं, इनके भले के ही लिए सब बातें कर रहे हैं। वो कुछ नहीं सुनती, मुस्कुराती हुए रूम में चली जाती है और अपनी पढ़ाई करती है। वो बहुत मेहनत कर रही होती है और इधर उसके घर में रोज किसी ना किसी बात को लेकर बहस होना, किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन होना, ये बना ही रहता था। वो ट्यूशन देती है बच्चों को, पैसे समय कुछ बटोरती है, कुछ ट्यूशन से बटोरती है और कुछ जो है अपनी पढ़ाई में लगाती है, कुछ भाई बहनों की पढ़ाई भी कर वो फीस भरती है, क्योंकि उसके पापा के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। वो पापा की भी हेल्प करती है। और अगर वो गांव में भी लोग उससे अजीब तरह से व्यवहार करते थे, क्योंकि उसके पापा के पास पैसे नहीं थे, तो सब लोगों को ये लगता था कि इनकी लड़की जो इनके पास कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी इनकी लड़की हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आगे निकलती जा रही है। वो पापा के भी खेती में हेल्प करती, जिससे जितना उससे हो सकता था। तो और जब कभी वो खेतों में काम करने ना जाती तो लोग यही कहते हैं कि हाँ हाँ भैया इनकी बिटिया कहाँ आएगी, वो तो कलेक्टरानी है, वो कहाँ आएगी। और ये सब सुन के उसे थोड़ा सा बुरा लगता कि हाँ लोग ऐसे कह रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। और वो जब किसी से बात करती तो सब लोग उसे तंजी कसते हैं कि हाँ तुमको तो बड़ा नॉलेज है, तुम्हारे पापा तो इतना पढ़ा रहे हैं, तुमको तो बड़ा नॉलेज है, बस तुम्हारी शादी नहीं करेंगे और तुमको पढ़ा के वो कलेक्टरानी बनाएंगे। वो सारी बातें सुनती, इग्नोर कर देती। फिर उसके आईएएस का पेपर का टाइम आया और उसका पेपर का
टाइम आया तो वो उसका जो सेंटर था वो इलाहाबाद गया हुआ था। वो परेशान थी कि अब वो इतनी दूर कैसे सफ़र करके जाए, वो अकेले जा नहीं सकती, और अगर घर में किसी को पता चल गया कि उसका सेंटर इलाहाबाद गया है तो उसके घर में फिर वही कोहराम मचेगा, फिर वही बातें होंगी और फिर उसके पापा को काफ़ी सुनाया जाएगा। वो डरते डरते अपने पापा से कहती है, पापा मेरा सेंटर जो है इलाहाबाद गया है और मुझे वहाँ पे पेपर देने जाना है, मैं बस अब की बार पेपर दूंगी, इसके बाद मैं आप जो कहेंगे मैं सब करूँगी और मैं इसके बाद पेपर नहीं दूंगी, पर मैं पापा कैसे वहाँ तक जाऊँ, क्या आप मुझे ले चलोगे? उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उनकी बिटिया इतनी मेहनत करती है और वो उसकी एक छोटी सी इच्छा नहीं पूरी कर पा रहे हैं, उसके लिए भी उन्हें घर में इजाज़त लेने की ज़रूरत है। वो कहते हैं तो वो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, तो वो पापा उससे कहती, सॉरी पापा, अगर आप नहीं चाहते तो मैं पेपर नहीं दूंगी, मेरे लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, आपकी हिम्मत इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए पेपर इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो उसके पापा कहते, नहीं बेटा तुम पेपर देने जाओ, मैं इस बात से नहीं डिस्टर्ब हूँ, मैं इस बात से डिस्टर्ब हूँ कि मैं अपनी बच्ची की एक छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पा रहा हूँ। मेरी बच्ची सारा मेहनत करती है, खुद सब कुछ करती है, उसके बाद भी मुझे अगर कुछ करना होता है तो मुझे पूछना पड़ता है घर में। मेरी स्थिति अगर आज अच्छी होती तो मैं भी खुद डिसीजन लेता, मैं अपनी बच्ची को जहाँ वो जाना चाहती वहाँ भेज सकता था। वो अपने पापा के आंसू पोंछती है, कहती है, पापा आप मेरी हिम्मत हो, अगर आप इस तरह से परेशान हो जाओगे, इस तरह से आप के आंखों में आंसू आएंगे तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी और मैं पेपर कैसे दूंगी। अगर आप इस तरह परेशान होगे तो मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं आपको देखकर मेरे अंदर हिम्मत आती है। उसके पापा अपनी बिटिया को गले लगाते हैं और दूसरे दिन पेपर के लिए घर में बातें करते हैं कि वो अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी इलाहाबाद में एक लड़का है जिसको मैंने फ़ोटो बायोडाटा भेजा था और उसने हमारी बिटिया को पसंद किया है उसमें, तो वो लोग, उसकी फैमिली के लोग मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमारी बिटिया कैसी है। तो क्या मैं नहीं जाऊंगा इलाहाबाद, लेकिन उतनी दूर कौन जाएगा, पैसे खर्चे होंगे। तो उस पर उसके बाबा जी कहते हैं कि क्यों नहीं जाओगे, तुम लड़की वाले हो, वो लोग जो कहेंगे तुम्हें करना पड़ेगा और तुम्हें अपनी बिटिया को लेकर वहाँ जाना पड़ेगा। अगर वो लोग कहते हैं कि वो तुम्हारी बिटिया को यहीं देखना चाहते हैं तो तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। उसके पापा बहुत खुश होते हैं मन में और कहते हैं, अरे नहीं, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मैं अपनी बिटिया को उतनी दूर लेके जाऊँगा। तो उसके बाबा कहते हैं, तुम्हें किसी न किसी तरह तो पैसे जुटाने ही पड़ेंगे। पिता पुत्री काफ़ी खुश होते हैं कि घर से उन्हें बिना बवाल के, बिना झंझट के उन्हें इजाज़त मिल गई और दूसरे दिन वो इलाहाबाद के लिए ट्रेन से रवाना होते हैं। वहाँ पर जाकर उनके तीसरे दिन पेपर होता है, जिसकी वजह से रात भर उन्हें रेलवे स्टेशन पर, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं जिसकी वजह से वो होटल या कमरा कहीं ले सकें, तो वो लोग रेलवे स्टेशन पर ही पूरी रात बिताते हैं। उसके पापा एक चादर घर से लाए रहते हैं, उसे बिछाकर लेट जाते हैं और राशि पूरी रात जो है पढ़ाई करती है, क्योंकि राशि को पता होता है कि अब की ये उसका लास्ट चांस है। अगर उसको वो इस चांस को गवा देगी तो फिर उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। राशि बहुत मेहनत की रहती है, वो अपनी पढ़ाई के लिए पुराने पेपर लोगों से लेकर उसने अपने नोट्स बनाए रहते हैं, अपने जो दोस्त होते हैं उनकी बुक्स लेकर वो पढ़ाई की रहती है। इसके पीसीएस के इतने महंगे बुक होते हैं, तो इस वजह से उसने कोई बुक नहीं खरीदी थी। वो अपने दोस्तों से, अपनी फ्रेंड्स से सारी बुक उसने लिया था और वो पेपर जो पुराने हो जाते हैं और जो वो दुकान से ला के उससे अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसने बहुत मेहनत किया था, जी जान लगा दिया था कि अब की बार उसे कहीं ना कहीं तो निकलना है। वो पूरी रात पढ़ाई करती है और दूसरे दिन उसका पेपर होता है। उसका पेपर, जब वो पेपर देने अंदर जाती है, अपने पापा के पैर छूती है, कहती है, पापा आप मेरे भगवान भी हो, आप मेरे सब कुछ हो,
और मैं अपने भगवान के पैर छू के, जबकि बेटियां पापा के पैर नहीं छूती, लेकिन मैं अपने पापा के पैर छू के ही मैं इस पेपर को दूंगी। आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अब की बार कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए। उसके पापा उसे उठाते हैं, गले लगाते हैं, कहते हैं बेटा सब कुछ अच्छा होगा, बस तुम खुद पे विश्वास रखो। तो वो पेपर देने जाती है, उसका पेपर काफ़ी अच्छा होता है, वो बहुत खुश होती है। वो सेंटर से जैसे ही बाहर आती है खिलखिलाते हुए पापा के गले लग जाती है, कहती है पापा मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, बस आशा ये है कि अब मुझे अपने रिजल्ट का इंतज़ार है। उसके पापा भी बहुत खुश होते हैं। वो लोग घर के लिए रवाना होते हैं, घर आते हैं और यहाँ पर पापा दादी सब पूछते हैं क्या बात हुई, लड़के वालों ने क्या कहा और उन्होंने क्या तुम्हारी बेटी को पसंद किया कि नहीं पसंद किया। और तो इस पर वो कहते हैं कि अभी उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते बाद बात करेंगे और 1 हफ्ते बाद हम सारी बातें बताएंगे कि आपकी बेटी पसंद है कि नहीं पसंद है। काफ़ी बातचीत हुई वहाँ पे। तो इस पर उसके बाबा जी कहते हैं हाँ इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेगा और सही है, वो 1 हफ्ते बाद बताएंगे। 1 हफ्ते बाद फिर घर में यही बातें होती हैं कि क्या हुआ। तो इस पर उसके बाबा कहते हैं वो लोग जब बताएंगे तब बताएंगे। मेरे एक दोस्त हैं, उनका एक लड़का है जिसे सरकारी जॉब मिली हुई है और वो एक प्यून की जॉब करता है और मुझे लगता है कि हमारी राशि के लिए वो बहुत सही रहेगा। उसके पापा कहते हैं कि हाँ ठीक है बाबूजी, आप जब कहें तब बुला लीजिए उन्हें देखने के लिए, या जहाँ वो लोग कहें हम लेकर अपनी बिटिया को आ जाएं। तो वो अपने मन में राशि सोचती कि ये कैसी परंपरा है कि मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, कोई सामान नहीं हूँ जो लोग मुझे दिखाने ले जाएंगे या मुझे लोग देखने आएंगे। लेकिन वो समाज की बातों को सुनकर, अपने मम्मी की बातों को सुनकर, दादी की बातों को सुनकर शांत रहती कि हाँ वो लोग जो कह रहे हैं सही ही कह रहे होंगे। वो लड़का देखने आता है, वो सरकारी जॉब में रहता है तो काफ़ी थोड़ा एटीट्यूड में रहता है कि हाँ उसे जॉब मिली है। वो राशि से कई तरह के क्वेश्चंस करता है, कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में करता है, कुछ हिंदी में, लेकिन राशि बड़े प्यार से सबको हिंदी में जवाब दे रही थी। तो उस थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उसकी मम्मी ने कहा ये लड़की लड़की हमको पसंद है, लेकिन ये लड़की हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। हमारे बेटे का बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना है और मेरा बेटा बड़े बड़े लोगों से मिलता है, तो आपकी बेटी एक तो देहात से है और हमारे लड़के के साथ नहीं एडजस्ट कर पाएगी। हमें कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसके साथ चलने से हमारी लड़की की इज्जत बढ़े। हम कोई पढ़ी लिखी या कोई शहर की लड़की ढूंढ रहे हैं। आपके पिताजी का हमारे ऊपर दबाव था, इस वजह से हम देखने आ गए, वरना हम लोग तो घर ही से मना कर देते। वो सोचती है कि अच्छा होता कि आप मना कर देते, और देखकर भी आप मना ही कर रहे हैं। वो कुछ नहीं बोलती और अंदर चुपचाप से चली जाती है। रात में जब वो लोग चले जाते हैं तो घर में काफ़ी बवाल होता है। उसके चाचा चाची और उसके दादा दादी की अब तुम्हारी बेटी की शादी तो कहीं होगी ही नहीं, अगर मैं जब से कह रहा था तुम इसे पढ़ाते लिखाते ना शादी कर देते कहीं, और अभी इसकी शादी बड़ी मुश्किल है, देखो होती है कि नहीं होती है। वो कुछ नहीं बोल रही थी और अपने रूम में चली जाती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते कि उसके पापा इतनी मेहनत करते हैं और ये सिलसिला उसकी लाइफ में पता नहीं कब तक चलेगा। वो बहुत दुखी रहती है। टाइम ऐसे ही बीत रहा होता है। वो अपने ट्यूशन लगातार जारी रखती है, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही होती है, घर के काम, अपनी भी पढ़ाई वो कर रही होती है। और इसी बीच एक दिन उसके घर पर काफ़ी लोग आना जाना शुरू कर दिए। वो समझ नहीं पाई क्या हुआ और उसके घर पे फ़ोन आने शुरू हो गए कि बधाई हो। तो उसके पापा समझ नहीं पा रहे थे क्या हो गया। पता चला कि हाँ आईएएस का रिजल्ट निकला है और आईएएस के रिजल्ट में उसे 2nd रैंक मिली हुई है। घर में काफ़ी खुशी का माहौल हो जाता है। सब लोग इतने खुश होते हैं कि उनकी बिटिया, पापा उसके बहुत खुश होते हैं कि उनकी बिटिया ने ये कमाल करके दिखाया। उसके घर पत्रकार, टेलीविज़न वाले सब लोग आ जाते हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए। काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है, जिस पर उसकी दादी जब ये सारी चीज़ें देखती हैं तो कहती है लो
हो गई ना, तुम्हारी बिटिया ने जरूर कोई कर्मकांड किया है जिसकी वजह से ये न्यूज़ पेपर वाले, ये टेलीविज़न वाले हमारे घर आए हैं। हम कहते थे कि अपनी बिटिया को ज़्यादा मत पढ़ाओ, आखिर क्या कर दिया है इसने जो इस पूरा घर पर सारे लोग जमा हैं, आखिर इसने क्या ऐसा कर दिया है। तो इस पर उसकी दादी, उसके पापा कहते हैं दादी से कि अम्मा जी, मेरी बिटिया ने किसी की नाक नहीं कटाई है, कोई गलत काम नहीं किया है। मेरी बिटिया तो हम सबका नाम गर्व से ऊंचा कर दिया, हम सबका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मेरी बिटिया ने तो आईएएस की परीक्षा में पास कर लिया है। अम्मा तुम कहती थी ना कि मेरी बिटिया कौन सी कलेक्टरानी बनेगी, अब देखना मेरी बिटिया कलेक्टरानी ही बनेगी। उसकी दादी अचंभित हो जाती हैं कि ये सब कैसे हुआ और इसने ऐसे कैसे कर लिया। और इस पर वो कहती है कि हाँ, अगर तुम्हारा छोटा भाई ना होता तो ये कुछ ना पढ़ पाती। तो इस पर वो राशि मुस्कुराने लगती है कि चाचा ने तो कोई हम लोगों की हेल्प नहीं की। और इस पर उसका छोटा भाई बोल पड़ता है कि दादी, चाचा ने हम लोगों की क्या हेल्प की, ये जो कुछ भी मिला है मेरी दीदी को मेरी दीदी की वजह से ही मिला है। और आप अब तो बंद कीजिए चाचा की तारीफ करना। उसकी छोटी बहन बाहर से आती है, कहती है कि पापा वहाँ पर सब लोग आप लोगों को बुला रहे हैं, चलिए बाहर। राशि कहती है कि राशि के पापा कहते बेटा चलो, कहती नहीं पापा, और वो अपने पापा का हाथ कस के थाम लेती है। उसके पापा राशि को लेकर बाहर आते हैं और राशि अपने पापा का हाथ थामे रहती है। और पत्रकार यहाँ पर पूछते हैं कि मैम आपने सब कैसे किया, सबके सवालों के जवाब देती है। और अंत में जब एक पत्रकार पूछता है कि आप इसका श्रेय किससे देना चाहती हैं, वो अपने पापा की तरफ नज़र घुमाती है और कहती है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने पापा की वजह से हूँ। अगर मेरे पापा हर जगह मेरी सहायता ना करते, मेरी हेल्प ना करते, तो मैं आज इस मुकाम पर कभी ना पहुँचती। और इस सफलता का श्रेय मेरे मम्मी पापा के अलावा मेरे दादा दादी चाचा चाची सबको जाता है। उसकी दादी ये बातें सुन रही होती हैं, वो सोचती हैं कि जिस लड़की को मैंने हर पल कुछ ना कुछ गलत ही बोला है, जिस लड़की को मैंने हर पल ताने दिए हैं, आज वो लड़की अपनी सफलता का श्रेय मुझे दे रही है और हमारे परिवार को दे रही है। उनकी आंखें पश्चाताप से भर आती हैं और उन्हें बहुत बुरा फील होता है कि उन्होंने उस बेटी की पढ़ाई के लिए इतना सब कुछ कहा, इतना ताना दिया। तो उसके बाबा, वो लोग चले जाते, पत्रकार सारे चले जाते हैं। तो उसके बाबा उसके पापा से पूछते हैं कि ये परीक्षा तुमने कब दी। तो उसके पापा मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं बाबूजी ये वही परीक्षा है जहाँ पर लड़का देखने को बुलाया था, उस लड़के ने मेरी बेटी को पसंद कर लिया। इसमें सब लोग हंसने लगते हैं और राशि अपने, तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दिया, मैम साइन कर दीजिए। राशि अपने ख्यालों से बाहर निकल के आती है और वो सोचती है कि जिंदगी ने उसे कितने रंग दिखाए हैं, किस तरह वो उसने इतनी मेहनत की और यहाँ पर पहुँची। और ये राम बाबू जो होते हैं ये उसी के गांव के प्रधान जी होते हैं। राशि को जब भी ज़रूरत पड़ती थी किसी चीज़ के लिए, किसी फॉर्म के लिए, इनकी साइन की, तो ये साइन करने में भी दिक्कत करते थे, ये साइन नहीं करना चाहते थे। उसके लिए इन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए होता था। और सबसे बड़ी बात, सबसे जलन की बात ये होती थी कि एक गरीब की लड़की कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे पढ़ाई कर रही है। राशि सोचती कि वक्त ने उसे कैसा कैसा रंग दिखाया है और ये राम बाबू जो उससे बात करना नहीं पसंद करते थे, उसके लिए एक साइन तक नहीं करना चाहते थे, आज उसे अपने गांव की बेटी बता रहे हैं, आज उसे अपने घर की बेटी बता रहे हैं। वक्त कैसे चेंज होता है, वक्त कैसे बदलता है। उसे साइन करती है और गाड़ी में बैठकर घर आती है। शाम को उसे किसी फंक्शन में जाना होता है, वो तैयार होती है और फंक्शन के लिए निकलती है। उसके एक रिलेटिव होते हैं जहाँ पर उसे जाना होता है।
वो जैसे ही गाड़ी से नीचे पैर रखती है, लोग उसे बधाई देते हैं कि डीएम साहिबा आ गई हैं, डीएम साहिबा आ गई हैं, और बुके वगैरह देकर उसका स्वागत करते हैं। वो सोचती है कि वक्त ने, परिस्थिति ने कैसे कैसे उसे रंग दिखाए हैं। जो रिश्तेदार उसके जाने पर जो मुंह बनाते थे, जो नहीं पसंद करते थे, आज वो लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। ये दुनिया कितना रंग बदलती है आपकी स्थिति और परिस्थिति को देख के। वो मुस्कुराने लगती है और अपने इस सफ़र को याद करके वो खुश भी होती है कि उसने जो कुछ चाहा वो कर दिखाया। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अर्श से फर्श तक का सफ़र एक लड़की हो या एक लड़का हो, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब उससे पैसे की कमी हो, पैसे की तंगी हो। बहुत मुश्किल सफ़र होता है और ये सफ़र सिर्फ वही जान सकता है जिसने इस सफ़र को किया है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये कहानी बहुत पसंद आएगी और आप लोग ढेर सारा लाइक दोगे, कमेंट दोगे। तो मेरी कहानी को प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और मैं सैटरडे में आप लोगों के लिए कविता लेकर आ रही हूँ, जो हमारे गुरु श्री विष्णुकांत मिश्रा सर की बुक अंजलि भर स्पंदन की है, तुम बिन कैसे दीप जलाऊं। ये कविता मैंने बहुत मन से पढ़ी है और आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। यहाँ तक कि मैं आशा करती हूँ शायद ये आपकी आंखों में आंसू ले आए। तो फ्रेंड्स, मुझे ये कविता काफ़ी पसंद है और मुझे लगता है कि मेरी तरह ही इस कविता को सुनने के बाद आप लोग भी इसे बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत पसंद करेंगे। तो फ्रेंड, और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, हमारे यहाँ जब कभी भी हमारे कोई रिलेटिव्स में अगर कोई बच्चा ब्रिलियंट निकलता है, हम वैसे किसी की सहायता करें या ना करें, लेकिन अगर कोई बच्चा अच्छा निकलता है पढ़ाई में तो हमें उसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए, उसका साथ हमेशा देना चाहिए। क्योंकि अगर वो बच्चा कहीं कुछ पढ़ लिख के निकल गया तो वो आपका नाम लाइफ टाइम लेगा कि आपकी वजह से उसने ये मुकाम हासिल किया है। और हमें कभी भी किसी की हैसियत को देखकर, किसी भी रिश्तेदार की हैसियत को देखकर उसके लिए कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि हम इसके साथ कैसा व्यवहार करें। वो अमीर है तो हम उसके लिए सब कुछ लाकर सर्व कर दें, और वो गरीब है तो हम उसको सिर्फ एक बिस्किट पानी से हटा दें, ये बिल्कुल गलत है। वो आपका रिश्तेदार होता है, आपका रिलेटिव होता है, उसे आपके हैसियत से नहीं, उसे आपके व्यवहार से प्यार होता है। और आप उसे जो कुछ भी परोस देंगे, प्यार से परोसेंगे, वो उसे अपना लेगा। और हमें कभी भी अपने रिश्तेदारों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से शनिवार को अपनी एक नई कविता के साथ। और आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों की हर इच्छा पूरी करे, आप लोगों के सर पर उनका हाथ हमेशा बना रहे जैसे मेरे सर पर बना है। माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है और मैं आशा करती हूँ माता रानी इस नवरात्र आप सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएँ। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से, फिर मिलती हूँ शनिवार को। नमस्कार।